हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स हम लोग बीकॉम सेकेंड सेमिस्टर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स उसे कवर कर रहे थे और इनकम टैक्स में अभी तक हम लोगों ने सैलरी तक कवर किया है। ठीक है, जो आपके हेड्स ऑफ इनकम है उसमें जो पहला हेड्स ऑफ इनकम है वो हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी में भी हमने पहले क्लास में सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात किया कि सैलरी क्या होता है, कब हम एक इनकम को सैलरी ट्रीट करेंगे, सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैसा होता है। ठीक है, जो पिछला क्लास था हमारा उसमें हम लोगों ने सेक्शन 15 जो सैलरी का एक्चुअली चार्जिंग सेक्शन है वो हम लोगों ने कवर किया था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। ओके, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा आपकी ड्यू बेसिस पे और रिसिप्ट बेसिस पे, व्हिच वन इज अर्लियर। जो भी पहले आएगा ड्यू और रिसिप्ट बेसिस में, जो पहले आएगा उसमें हमारा सैलरी टैक्सेबल होगा। इस हिसाब से हमारी जो एडवांस सैलरी है वो टैक्सेबल होगा रिसिप्ट बेसिस पे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो टैक्सेबल होगा आपकी ड्यू बेसिस पे, एंड जो एरियर ऑफ सैलरी है वो आपका टैक्सेबल होगा रिसिप्ट बेसिस पे। सही है, बिल्कुल सर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कंपोनेंट ऑफ सैलरी, जिसमें हमारा पहला कंपोनेंट था सैलरी में क्या क्या सर मिला होता है। पहला हमारा था बेसिक सैलरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सैलरी होता है, इसमें बाकी सारे चीजें ऐड होके आपको सैलरी मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया पे स्केल के बारे में, पे स्केल कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया फीस के बारे में कि सर फीस क्या होता है, जो एडिशनल रेम्यूनरेशन आपको मिलता है, एडिशनल पेमेंट आपको मिलता है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए, वो आपकी फीस है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। आज हम लोग बात करेंगे बाकी के सैलरी के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जो कि सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो होता है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, सैलरी का एक और पार्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, डियरनेस अलाउंसेस। ओके, सो बेसिक सैलरी आपका हम लोगों ने बात किया था कि बेसिक सैलरी जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा आज हम लोग बात करेंगे वो है आपका डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस भी क्या है सर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है डियरनेस अलाउंसेस। सही है, डन सर। चलो, पहला पार्ट था आपका बेसिक सैलरी, दूसरा पार्ट था आपका फीस जो कि अगेन फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, आपकी जो तीसरा है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि इसे डीए बोला जाता है, डियरनेस अलाउंस। कभी कभी इसे डीपी भी बोला जाता है, यानी कि डियरनेस पे। बेसिकली डियरनेस अलाउंसेस सर क्या होता है, देखो डियरनेस अलाउंसेस को इन्फ्लेशनरी अलाउंसेस भी बोला जाता है। ओके, अलाउंसेस का मतलब सर पहले ये वर्ड की मतलब समझ लीजिए कि ये अलाउंसेस का मतलब क्या है सर, अलाउंस का मतलब क्या है। देखो अलाउंस का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, मॉनिटरी बेनिफिट। इसका मतलब क्या है, मॉनिटरी बेनिफिट्स। जब आपकी ओनर या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर ओनर है, जो भी है आपकी कंपनी है, जब आपको कोई चीजें क्या होता है कैश में प्रोवाइड करता है, कोई एक पर्टिकुलर बेनिफिट लेने के लिए जब आपको कुछ चीजें कैश में प्रोवाइड किया जाता है उसे आपका बोला जाता है अलाउंसेस। ओके, सो डियरनेस अलाउंसेस स्टूडेंट्स क्या है, इन्फ्लेशनरी अलाउंसेस है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिलता है ना, जो फीस मिलता है ना, वो सफिशियंट नहीं है आज के टाइम पे उसकी घर की गुजारा करने के लिए। ओके, आज के टाइम पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बेसिक सैलरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, एक एडिशनल इन्फ्लेशनरी अलाउंसेस देना चाहिए, यानी कि इन्फ्लेशन को एक एम्प्लॉय बीट कर सकता है। इस वजह से हर एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है, बेसिक सैलरी के साथ साथ कुछ डीए भी मिलता है। ठीक है, जिसका नाम है डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंसेस। ओके, अब ये जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं ना, इसके भी स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, और जैसे आपकी बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट होगा उसके साथ साथ आपकी डीए इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 90% टाइम में क्या होता है, बेसिक सैलरी जो है ना, बेसिक सैलरी के कुछ परसेंटेज के हिसाब से डीए आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो उसी के साथ साथ आपका डीए भी इंक्रीमेंट होगा।
डियरनेस अलाउंसेस स्टूडेंट्स क्या है, 3 टाइप के। एक होता है आपका नॉर्मल डीए, या फिर आप बोल सकते हो कि डियरनेस अलाउंसेस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट। सर इसका मतलब क्या है वो बता दीजिए। देखो क्वेश्चन में ना आपको कभी कभी ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये लिखा होगा कि डीए, और 3 तरह की होगा, डीए इफ, डीए नॉट इफ, और कभी कभी ये लिखा होगा कि डीए 60% इफ। सर ये इफ नॉट इफ क्या है बता दीजिए जरा आप। देखो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है ना डीए इफ, या फिर लिखा हुआ है डीए फॉर्मिंग पार्ट्स, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी कि सर देखो जब आप काम करते हो ना, कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसकी एक रिटायरमेंट एज है कि 60 के बाद उसे रिटायर्ड होना है, या फिर 65 के बाद उसे रिटायर्ड होना है। और जब वो रिटायर्ड होगा उसे बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका पेंशन है, पेंशन आपको मिलता है, जैसे आपका ग्रेचुइटी, अभी हम एक वर्ड कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेचुइटी, एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है। तो एम्प्लॉयर ये बोलता है कि भाई, एम्प्लॉयर अगर आपको बोलता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपकी सैलरी, आपकी जो ऑफर लेटर ना, अगर उसमें लिखा हुआ है कि डीए जो आपको मिलेगा वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसका मतलब ये कि जब आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अदर कोई बेनिफिट हो, जब हम उसे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम बेसिक सैलरी भी लेंगे और उसमें हम डीए भी लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो उससे सैलरी के कैलकुलेशन में लिया जाएगा। अगर सर डीए नॉट इफ है, इसका मतलब है नॉट फॉर्मिंग पार्ट। डीए अगर नॉट इफ लिखा हुआ है ना, नॉट इफ, इसका मतलब क्या है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, इसका मतलब आपको डीए मिलेगा, आपकी सैलरी में वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अदर रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह जब आप लोगे उसमें उसकी कैलकुलेशन नहीं आएगा। और ये जो 60% इफ एंड बाकी का नॉट इफ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लियर कट एक परसेंटेज दिया गया है कि अगर आपको जो भी डीए मिल रहा है वो क्या है, 60% उसमें से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, बाकी का 40% जो है वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। सिर्फ जब आपका रिटायरमेंट होगा, जब आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन आएगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट में से सिर्फ जो टोटल डीए आपका, उसका 60% आपको लेना है आज फॉर्मिंग पार्ट। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया कि डीए इफ क्या होता है, डीए नॉट इफ क्या होता है, एंड डीए 60% इफ, या फिर अगर एक परसेंटेज दिया है उसका मतलब क्या है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर एक मान लेते कि डीए सिर्फ दिया है, कुछ नहीं दिया है हमें क्वेश्चन में, ना हमारे क्वेश्चन में इफ लिखा हुआ है, ना हमारे क्वेश्चन में नॉट इफ लिखा हुआ है, ये 60% 40% तो कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है डियरनेस अलाउंसेस। सर हम क्या करेंगे, क्योंकि डीए इफ का मतलब अलग है, डीए नॉट इफ का मतलब अलग है, तो उस केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे सर, जरा बताइए हमें। देखो बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ सीए लिखा हुआ है ना, सॉरी सीए बता रहा हूं, सॉरी डीए लिखा हुआ है ना, ओके, अगर आपके क्वेश्चन में डीए लिखा हुआ है, यानी कि डियरनेस अलाउंसेस सिर्फ लिखा हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से, और काफी जगहों पे इनकम टैक्स बुक में है सीए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटिंग का बुक देखोगे उसमें भी वही है, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक देखोगे उसमें भी वही है, कल्याणी पब्लिशर की बुक में भी वही है। इसे क्या करते वो लोग, नॉट इफ ट्रीट करते। ओके, अगर सिर्फ खाली डीए लिखा हुआ है ना, तो नॉट इफ आपको इससे क्या करना है, अज्यूम करना है, आपको यहां पे एक अजम्पशन लेना है दैट डीए, अज्यूमिंग डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि डीए नॉट इफ, ये से आपको अज्यूम करना है, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। सर क्या हम इफ अज्यूम नहीं कर सकते, हम सिर्फ नॉट इफ क्यों करेंगे? अगर मुझे लगता है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है, क्या सर ये गलत हो जाएगा? नहीं,
बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपके आंसर के नीचे एक नोट लिखना है जिसमें आप लिख सकते हो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये डीए इफ है या फिर ये डीए नॉट इफ है, तो आप एक काम करिए, ले लीजिए डीए नॉट इफ। हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे हमारे इस चैनल पे, हम लोग क्या करेंगे, डीए नॉट इफ लेके करेंगे। और डीए इफ आप ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा सही है, लेकिन आपको एक अजम्पशन लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सही है सर? ओके सर। तो यानी कि डीए का पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। सो डीए का मतलब वही है, दिस इज एन एडिशनल amount given to an employee who takes on the burden of inflation or rising cost of living. It's fully taxable। देखो डीए itself fully taxable है, चाहे वो इफ हो नॉट इफ हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डीए ना पूरा फुल्ली टैक्सेबल है भाई। डीए का कुछ भी करिए, डीए अगर आपको मिला है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन उसके बाद में क्या यूज होगा सर, हम जो इफ नॉट इफ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है इसके बाद, क्योंकि हम जो इफ नॉट इफ ये कवर कर रहे हैं ना, ये हम इस वजह से कवर कर रहे हैं कि आगे जाके डीए का क्या फायदा होने वाला है हमें, क्या आगे जाके हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट में ये ऐड होगा, क्या ये ऐड नहीं होगा, ये पता करना है। अगर तो हमें डीए इफ है या फिर नॉट इफ है वो पता करना है। लेकिन अगर हमें सिर्फ सैलरी निकालना है तो डीए का सर ट्रीटमेंट क्या होगा, डीए फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो इफ हो चाहे वो नॉट इफ हो। ओके ओके सर। उसके बाद और दो छोटे छोटे आपकी क्या है अमाउंट्स है जो कि सैलरी के फॉर्म में आते हैं, एक है कमीशन और एक है बोनस। देखो कमीशन आपको दो तरह की मिल सकता है, एक है आपकी कमीशन ऑन प्रॉफिट, ओके, और कमीशन ऑन सेल्स। ओके, चाहे आपको कमीशन ऑन प्रॉफिट मिला हो चाहे आपको कमीशन ऑन सेल्स मिला हो, दोनों ही केस में ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, दोनों ही केस में कमीशन जो है वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस की अगर मैं बात करूं तो बोनस भी आपको दो तरह की मिल सकता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस एज पर द बोनस एक्ट और एक होता है वॉलंटरी बोनस। और मैं बोलूं दोनों की केस में ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे और दो चीजें ऐड कर लेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है। एक है आपका डियरनेस अलाउंसेस, हम लोगों ने ऐड कर लिया है। ठीक है, इसमें हम और दो चीजें ऐड करेंगे जिसका नाम है बोनस एंड कमीशन। ठीक है, जिसका नाम है बोनस एंड कमीशन। नंबर 4 इज योर बोनस, नंबर 5 इज योर कमीशन। चाहे वो कमीशन ऑन प्रॉफिट हो चाहे वो कमीशन ऑन सेल्स हो, दीज आर फुल्ली टैक्सेबल। ये भी आपका टैक्सेबल है पूरा का पूरा, और ये भी आपका टैक्सेबल है पूरा का पूरा, और ये भी आपका टैक्सेबल है। सही है, सही है सर। सो डीए का ट्रीटमेंट हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सैलरी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, ये है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में जो सबसे पहला बेनिफिट आता है उसका नाम है ग्रेच्युइटी। क्या नाम है उसका, ग्रेच्युइटी। सर ये ग्रेच्युइटी क्या चीज है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जरा हमें बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। देखो जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है ना अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी कोई एक कंपनी में काम करता है, सपोज कोई पर्सन काम कर रहा है 30 साल 30 ईयर्स उसने एक कंपनी में काम किया है। ठीक है, हर दिन हमें कितना काम करना होता है सर, 8 घंटा। बिल्कुल, हमारी एक दिन का कितना घंटा होता है सर, 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटा अगर आप काम कर रहे हो, यानी कि आप अपने एक दिन में 1/3 काम कर रहे हो। ठीक है, आपकी जिंदगी में जितने भी दिन है उसमें से आप एक दिन में आधा घंटा मतलब 1/3 काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी एक साल में से अगर मैं बोलूं कि 30 साल में अगर हमने 1/3 में इसे डिवाइड कर लिया तो कंप्लीट कितना ईयर आपने काम किया, 10 साल विदाउट एनी रेस्ट। एक कंपनी के लिए आपने दिन रात काम किया तो 10 साल आपने काम किया। अगर आप 30 साल काम कर रहे हो तो वो अगर हम उसे पूरे फुल टाइम में कवर करें ना, फुल डे में कवर करें, तो 10 साल आप काम कर रहे हो अपने। हमारा जिंदगी आजकल डायबिटीज वगैरह आ चुका है, फास्ट फूड, हार्ट अटैक। 40 में भी बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, 40 के जो इंसान है ना उसे भी आजकल हार्ट अटैक आ जाता है।
अगर आपने 10 साल एक कंपनी को पूरा का पूरा दे दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, अपने लाइफ के आधा टाइम, ठीक है, अपने लाइफ के 1/4 टाइम आपने क्या किया, एक कंपनी को दिया। अब बदले में कंपनी आपको सैलरी तो दे रहा है, आपने 30 साल ईमानदारी की नौकरी की किसी के पास, उसने सैलरी आपको दिया, लेकिन जो लॉयल्टी है ना वो आजकल स्कार्सिटी में है, ठीक है। हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी को धोखा दे रहा है, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, जो नेता लोग हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को धोखा दे रहे। चलो इतना इमोशनल हम नहीं होते, लेकिन पॉइंट ये है कि 30 साल आपने किसी के पास काम किया, आपने उसके लिए लॉयल सर्विस प्रोवाइड किया, बदले में उसने सिर्फ आपको सैलरी दिया है। बहुत ही मतलब क्या होता है, बहुत बहुत दुख होगा ना कोई भी एम्प्लॉय को कि भाई इतना मैंने काम किया। तो इस वजह से हर एक एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर कभी कभी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के लिए खुश होके ना एक बड़ा अमाउंट, जब वो छोड़ के जा रहा है कंपनी से, जब वो जॉब छोड़ के जा रहा है, जब वो बूढ़ा हो चुका है, उससे एक लमसम अमाउंट पे करता है। क्यों पे करता है सर? क्योंकि उसने इतना अच्छा सर्विस उसे प्रोवाइड किया है, उसने इतनी ईमानदारी से काम किया है, तो उसकी वजह से उसको एक आभार व्यक्त करना जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड बिहेवियर जो होता है वो करता है और एक लमसम अमाउंट पे करता है। अब इस लमसम अमाउंट को आपका बोला जाता है ग्रेच्युइटी, ठीक है। देखो ग्रेच्युइटी क्या है सर? A gratuity is a lump sum amount paid by the employer to the employee as a token of appreciation for the service they have provided towards the company. Payment of gratuity is compulsory for the organization or employer to whom the Payment of Gratuity Act 1972 is applicable. देखो ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी का अप्रिसिएशन है और ग्रेटिट्यूड है फॉर एम्प्लॉई हु सर्व ए वेरी, हु प्रोवाइड अस ए वेरी लॉन्ग एंड लॉयल सर्विस। देखो ग्रेच्युइटी जब आया था ना, पहले कॉन्सेप्ट आया था ना, वो पहले दो लोगों को मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। जो भी राजा महाराजा के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब राजा महाराजा थे ना, उस टाइम पे अगर कोई नौकर उनका अच्छा काम करता था तो राजा महाराजा क्या करते थे, गले से एक हार खींच लेते थे और उसकी तरफ फेंक देते थे कि भाई लो एंजॉय करो, ओके। कोई आएगी दासी और बोलेगा कि महाराज आपको एक बेटा हुआ है, तो महाराज क्या करते थे कि गले से एक हार निकाला, फेंक दिया उसके ऊपर, ये लो। सो वो कोई अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता था तो ग्रेच्युइटी देते थे। उसके बाद एम्प्लॉयर जब प्राइवेट कंपनीज वगैरह ओपन हुआ तो भी क्या था कॉन्सेप्ट कि भाई जो अच्छा काम करेगा, जो एम्प्लॉयर की बातें मानेगा, उससे क्या करेंगे, ग्रेच्युइटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन 1972 में क्या हुआ, ग्रेच्युइटी एक्ट आया इंडिया में, जिसमें ग्रेच्युइटी को कंपलसरी किया गया और ये बोला गया कि अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी में 5 साल तक काम करता है कंटिन्यूअसली, देन ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युइटी। अगर कोई 5 साल काम करता है तो उसे ग्रेच्युइटी मिलेगा। सही है सर, ठीक है। तो द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय एज ग्रेच्युइटी इज चार्जेबल टू टैक्स एज पर द फॉलोइंग प्रोविजन। देखो ग्रेच्युइटी किससे मिलेगा सर? ग्रेच्युइटी एक्ट में लिखा गया है कि अगर आपकी यहाँ पे पावर सप्लाई है तो मोर देन 10 एम्प्लॉइज अगर आपके पास है तो ग्रेच्युइटी आपको देना चाहिए। अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है तो 20 एम्प्लॉइज होना चाहिए, ठीक है। 20 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय है तो आपको ग्रेच्युइटी मिलेगा, या फिर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो आपको ग्रेच्युइटी मिलेगा एज पर द ग्रेच्युइटी एक्ट, ओके। उसका कैलकुलेशन सेपरेट है जो हम बात करने वाले, ओके। अब ये ग्रेच्युइटी जो है स्टूडेंट्स, ग्रेच्युइटी क्या है? ग्रेच्युइटी में एक चीज आपको समझना है कि ग्रेच्युइटी में कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड है और कुछ अमाउंट टैक्सेबल है, ठीक है। ग्रेच्युइटी में कुछ अमाउंट होता है एग्जेम्प्टेड होता है और कुछ अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। सो ग्रेच्युइटी का टैक्सेशन सर कैसे होगा, इसके लिए मैंने ये बहुत अच्छा सा टेबल बनाया आप लोगों के लिए। देखो ग्रेच्युइटी अगर आप क्या करते हो, देखो ग्रेच्युइटी अगर आप रिसीव करते हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। सर ये कैसे हो सकता है सर? आपने अभी बोला कि जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा ना तब उसका जो मालिक है उसे ग्रेच्युइटी देगा। ग्रेच्युइटी क्या होता है? एक लमसम अमाउंट होता है जो कि रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। तो सर आप ही बताइए, आप क्या बोल रहे हैं कि ग्रेच्युइटी ड्यूरिंग द सर्विस यानी कि जॉब करते हुए टाइम वो ग्रेच्युइटी ले सकता है? ये कैसे हो सकता है? आप तो गलत बोल रहे हो। देखो सपोज हम एक पर्सन की नाम लेते हैं जिसका नाम है मिस्टर प्रसन्न। मिस्टर प्रसन्न एक पर्सन है जो कि कॉलेज में लेक्चरर है, ठीक है, या फिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वो एग्जांपल ले लेते हैं, जिनकी सैलरी है 40,000 की।
अब मिस्टर प्रसन्न हो चुके हैं 58 ईयर्स के। मिस्टर प्रसन्न की जो ईयर है वो मतलब एज है वो है 58 ईयर्स। 58 ईयर्स में मिस्टर प्रसन्न मतलब क्या थे, अकेले थे। बीबी उनकी ऊपर जा चुकी थी। उन्हें क्या हुआ ना कि बुढ़ापे में प्यार हो गया किसी से, ठीक है। बुढ़ापे में उन्हें प्यार हो गया किसी से और एक लड़की आई, उसने बोला कि देखो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, शादी के अरेंजमेंट हम सब करेंगे। अब मिस्टर प्रसन्न के पास पैसा तो है नहीं। मिस्टर प्रसन्न ने सोचा कि भाई देखो पीएफ मेरा कट रहा है, पीएफ का पैसा नहीं उठाता हूँ, एक काम करता हूँ, ग्रेच्युइटी मिलने वाला है ना, बुढ़ापे में कितने दिन अकेले रहूंगा, एक काम करता हूँ शादी कर लेता हूँ मैं। ओके, सो 58 ईयर्स में प्रसन्न जी को मतलब क्या हुआ, दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा। अब शादी के लिए पैसा चाहिए। लड़की ने बोला कि मुझे ये हार चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए। तो प्रसन्न जी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयर के पास गए और बोले कि सर देखिए मैं अब कुछ ही साल में रिटायर्ड होने वाला हूँ, कुछ ही साल क्या 2 साल में रिटायर्ड होने वाला हूँ, आप एक काम करिए सर, मेरा ग्रेच्युइटी मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है उस पैसे की। अब एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भाई ग्रेच्युइटी लेना है तुम्हें, ग्रेच्युइटी हम कैसे दे सकते हैं, ग्रेच्युइटी तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, अगर तुम ऊपर जाओगे मतलब डेथ के बाद तुम्हारी फैमिली मेंबर को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। अब प्रसन्न जी झगड़ा करने लगे कि बोले कि आपके नाम पे केस करूंगा, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूं लूं, आप एक काम करिए अभी के अभी मेरे पैसे दे दीजिए और जो 2 साल में बाद में काम करूंगा उसका पैसा मैं सेपरेटली लूंगा, लेकिन अभी तक मेरे ग्रेच्युइटी के अकाउंट में जितना पैसा हो रहा है आप मुझे इमीडिएटली दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब एम्प्लॉयर ने बोला कि नहीं नहीं सर देखिए आज पर तो गवर्नमेंट रूल, हमें तो बाद में देना है ना। प्रसन्न ने बहाना किया कि नहीं नहीं देखिए मुझे मेरा मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे तो मेरा ऑपरेशन करवाना है वरना मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो रिटायरमेंट से पहले भी ग्रेच्युइटी ड्रॉ कर सकता है। अगर एम्प्लॉय चाहे उसे कोई इमरजेंसी वगैरह हो, बेटी की शादी या फिर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को बीच में ही ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेच्युइटी दे सकता है जितना ग्रेच्युइटी होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा सर, देखो अगर आपने ग्रेच्युइटी रिसीव किया, गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हमने आपके लिए जो ग्रेच्युइटी का सिस्टम कंपलसरी किया है ना, वो क्यों किया है, क्योंकि जवानी में सबको क्या होता है, जोश चढ़ा रहता है, अपनी सबके पास जोश होता है, लेकिन जब आप बुढ़ापे में जाओगे ना तो आपकी ये जोश बिल्कुल नहीं रहेगा, आप काम करने के लायक नहीं रहोगे, उस टाइम पे यहां से यहां भटकते रहोगे, भीख मांगते रहोगे। तो अगर आपको ये नहीं करना है, इस वजह से हम आपके बुढ़ापे को सिक्योर कर रहे हैं, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर से जबरदस्ती दिलवा रहा है। कोई एम्प्लॉयर का इच्छा नहीं है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दो, लेकिन हम बोल रहे कि दे, हम बोल रहे कि आप रिटायरमेंट बेनिफिट दीजिए, हमने आपके लिए एक्ट लाया, लेकिन फिर भी आपको जवानी मतलब बुढ़ापे में जवानी की जोश चढ़ी है, शादी करना है। अगर कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस जॉब करते हुए अगर वो ग्रेच्युइटी रिसीव करता है, जॉब करते हुए अगर वो ग्रेच्युइटी रिसीव करता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स ले लेंगे सर। सही बात है सर। अब आफ्टर रिटायरमेंट की बात अगर हम करें, आफ्टर रिटायरमेंट की केस में क्या बोल रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट की बात करें अगर हम, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट बोला कि हाँ अगर आप रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युइटी ले रहे हो या फिर डेथ के बाद आपकी फैमिली मेंबर को ग्रेच्युइटी मिल रहा है तो हम आपको बेनिफिट देंगे। देखो गवर्नमेंट एक्चुअली स्टूडेंट्स आपका ही मतलब लोगों का ही भलाई चाहता है, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, लूट रहा है, लेकिन अल्टीमेटम वो आपकी बेनिफिट चाहता है। गवर्नमेंट बोले कि आप ग्रेच्युइटी लो, रिटायरमेंट के बाद अगर लोगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे, अगर आप रिटायरमेंट से पहले लोगे तो आप वो पैसा खर्च कर लोगे। जैसे प्रसन्न जी के साथ हुआ, प्रसन्न जी के साथ क्या हुआ, इनने लड़की के लिए क्या साड़ी गहना जो भी है जेवर वगैरह वो सब कुछ खरीद के लिया अपनी ग्रेच्युइटी के पैसे से, लड़की किसी और के साथ भागे, इन्हें चूना लगा के। तो अब बुढ़ापे में ये काम भी नहीं कर सकते, पैसा भी गया, लड़की भी गया, सब कुछ गया ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये पैसा आपको विड्रॉ करने नहीं देंगे, जब आप रिटायरमेंट होगा ना तब भी आपको ये पैसा मिलेगा। सो अगर सर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युइटी रिसीव करता है तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। देखो इसीलिए लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे चलते हैं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो ग्रेच्युइटी है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ओके, सो कुछ भी अमाउंट मिले, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी मिले, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है ग्रेच्युइटी, ठीक है। ओके सर प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए 2 टाइप के एम्प्लॉय है। देखो एक है कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट
और एक है नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। एक टाइप के एम्प्लॉई है जिनके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लगता है और एक टाइप के एम्प्लॉइज है जिनके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता है। सर एक बात बताइए, ग्रेच्युटी एक्ट जिनके ऊपर नहीं लगता है उन्हें तो ग्रेच्युटी देना कंपलसरी नहीं है, तो वो फिर क्यों ग्रेच्युटी देते हैं? उस टाइप के एम्प्लॉय क्यों ग्रेच्युटी देते हैं? देखो स्टूडेंट्स, मार्केट का डिमांड है। सपोज दो कंपनी, एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है और वो अपने एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी देता है। बी लिमिटेड जो है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर में नहीं आता है। तो अगर ए लिमिटेड ग्रेच्युटी दे रहा है तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि भाई ए लिमिटेड में जाके जॉब करेंगे, बी लिमिटेड में कोई रहना नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ पे तो बुढ़ापे में आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। कोई भी एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म में ग्रेच्युटी लेने का सबका इच्छा है ना, तो इस वजह से कोई भी एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म में आपके साथ नहीं रहेगा, तो बहुत सारे एम्प्लॉय ना चाहते हुए भी उन्हें ग्रेच्युटी देना पड़ता है। ओके, सो हम बात करेंगे कि कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या रूल है एंड नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या रूल है। देखो कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या है स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि भाई जो भी आपकी ग्रेच्युटी है ना, आपको जितना पैसे का ग्रेच्युटी मिला है उसमें से इन तीनों में से जो सबसे लोअर होगा ना, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि इन तीनों में से 1 2 3 इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो क्या है आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, जिससे ग्रेच्युटी मिला है। सपोज मुझे ग्रेच्युटी मिला है 15 लाख का या फिर 25 लाख का, मुझे ग्रेच्युटी मिला है कितने का, 25 लाख का, तो इस 25 लाख से इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तीनों सर क्या क्या है, एक है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख का, तीसरा है 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। 15/26 का मतलब क्या है कि जितना भी साल आपने काम किया है ईच ईयर के लिए आपको 15/26 लेना है, 15 दिन का सैलरी लेना है, इंटू सैलरी मल्टीप्लाई करना है। सर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, एनी फ्रैक्शन इन द ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज कैलकुलेटेड एज कंप्लीटेड ईयर। अगर कोई फ्रैक्शन मंथ है, जैसे कि सपोज है आपका 16 ईयर 5 मंथ, सर कितना कैलकुलेट करना है इसे, 16 ईयर। सर अगर कोई है 16 ईयर 6 मंथ, सर इसे कितना कैलकुलेट करना है, 16 ईयर 7 मंथ अगर कोई है तो उसे कितना कैलकुलेट करना है, इसे करना है 17 ईयर्स, इसे करना है 16 ईयर्स। ठीक है, सो एनी फ्रैक्शन ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज कैलकुलेटेड एज कंप्लीटेड ईयर्स। सर सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉन, बेसिक एंड डीए। डीए का मतलब सर क्या है, इफ या फिर नॉट इफ, मैं बोलूं दोनों। सैलरी में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो सैलरी का मतलब क्या होगा सर, बेसिक सैलरी होगा प्लस डीए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी याद रखना। सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एनी फ्रैक्शन ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज कैलकुलेटेड एज कंप्लीटेड ईयर। बिलो 6 मंथ का अगर कोई पीरियड है ना तो वो इग्नोर किया जाएगा, बिलो 6 मंथ वाला पीरियड क्या होगा, इग्नोर किया जाएगा। इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है जैसे कि पटाखे का दुकान या फिर रंगोली का दुकान या फिर छतरी का दुकान, तो उसमें क्या होगा 7/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई किया जाएगा। अच्छा, अगर कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो उसके केस में क्या हो जाएगा, एवरेज 3 मंथ का क्या करना है, 3 मंथ सैलरी का आपको एवरेज लेना है। सही है सर, बिल्कुल। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इससे यहीं पे पॉज करते हैं ग्रेच्युटी का। ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ ग्रेच्युटी का एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।